हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। वी वेर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन मैगजीन ऑफ ओनली आईएएस एंड हम लोगों ने बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वहाँ तक डिस्कस किया था। और आज हम नेपाल के साथ और जो आपका अफगानिस्तान के साथ इंडिया के संबंध है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और आपको भी पता होगा कि जब हम नेपाल की बात करते हैं तो अभी फिलहाल नेपाल फिर से चर्चा में हो गया है। क्यों हो गया है ये आपको भी पता होगा। और मैंने बताया भी था कि जो एफएटीएफ की टीम है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको कहते हैं, उन्होंने एक प्रकार से नेपाल को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए रिकमेंड किया है। अब ये जो ग्रे लिस्ट है इन सब के बारे में आपने भी सुना होगा। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था एफएटीएफ के द्वारा, लेकिन अब जो है इसे विद्रॉ कर लिया गया है। अब ये ग्रे लिस्ट में क्यों डाले जाते हैं नेशंस को? वो इसीलिए क्योंकि देश जो है वो टेररिज्म या फिर जो आपके टेररिस्ट फंडिंग को कंट्रोल करने में, कर्ब करने में नाकामयाब हो जाते हैं, या फिर उतनी ज़्यादा जो रिस्पॉन्स दिखानी चाहिए टेररिज्म फंडिंग को रोकने के लिए वो उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती है। तो इसीलिए हालांकि अभी रिकमेंड किया गया है, अभी लिस्ट में डाला नहीं गया है। तो वेट एंड वॉच की सिनेरियो बन रही है, देखते हैं क्या होता है। और अगर ग्रे लिस्ट में नेपाल को डाला जाता है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं हमें भी सतर्क होने की ज़रूरत होगी। बिकॉज मैप आपको भी पता है, नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया और नेपाल। और आई थिंक कि नेपाल में अगर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में भी उसका असर देखने को मिल सकता है। तो वो सब बातें हैं, तो देखते हैं व्हाट विल हैपन। वेट एंड वॉच वाली नीति अपनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन नेपाल का मैप। तो लेट्स लुक एट द मैप ऑफ द नेपाल। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत जो आपको दिख रहा है, एंड यहाँ हम इनलार्ज करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखिए, हम ट्रेस करेंगे, आप भी हमारे साथ ट्रेस करिएगा। जब हम नेपाल की बात करते हैं तो यहाँ से आपका शुरू होगा एंड अल्टीमेटली ईस्ट एंड नाउ साउथ। तो ये है आपका नेपाल का मैप। और बाकी आप देख सकते हो ये चाइना के साथ और इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको दिख रहा होगा कि जो नेपाल है ये एक प्रकार से बफर कंट्री कह सकते हो, या फिर यूँ कह सकते हो कि दो देश के बीच ये जो आपका नेपाल है वो लाई कर रहा है। दो बड़े पावरफुल नेशन आप समझ सकते हो, एक चाइना और एक इंडिया। ठीक है, तो बार बार आप ये भी देखते रहते होगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल पर या फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस नेपाल पर हमें देखने को मिलता है, ताकि अपने अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट नेशंस प्रोटेक्ट करके रखे। तो धीरे धीरे चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में हमें देखने को मिल रहा है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट और द प्रोजेक्ट्स। तो आप देख रहे हो। और इसमें जो आपके नेपाल है वो भी एक प्रकार से अपना फ़ायदा देखते हैं, क्योंकि नेपाल दोनों से बेनिफिट पाएंगे। ये बातें हो गई। तो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक ऑफ द डे। तो बेसिकली चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दोनों यानी कि इंडिया नेपाल क्लोज नेबर्स है, यूनिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, फ्रेंडशिप का, कॉपरेशन का। और ये जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा डीप एंड एंसेंट भी कह सकते हो। क्यों? बिकॉज बुद्धिज़्म कह लो या फिर हिंदुज़्म कह लो, तो कल्चरल लिंकेजेस आपको देखने को मिलते हैं। डीप रूटेड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स कल्चर आपको दोनों देश के बीच देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जब भारत आज़ाद हुआ था तो 1950 में इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की गई थी, जो कि एक प्रकार से बेडरॉक है स्पेशल रिलेशंस बिटवीन इंडिया नेपाल। ये बातें हो गई। तो बेसिकली अभी कुछ कंटेक्स्ट, हालांकि ये कंटेक्स्ट काफ़ी 1-2 साल पुरानी है, लेकिन
आपको याद आ जाएगा अगर आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया होगा या फिर आप करंट अफेयर से अपडेटेड होंगे। तो नेपाल ने क्या किया था ना कि एक अपना पॉलिटिकल मैप प्रिपेयर किया था, पब्लिश किया था, जिसमें ये जो आपके 3 रीजन हैं जो कि भारत के ही हैं, बार बार ये न्यूज में भी रहते हैं, काला पानी, लिम्पुएधुरा एंड लिपुलेख, ठीक है, जो उत्तराखंड में। तो बेसिकली इन तीनों रीजन को उन्होंने अपने टेरिटरी में दिखाया था। और भारत का क्या रिस्पॉन्स रहा? तो भारत का रिस्पॉन्स रहा बेसिकली कि आर्टिफिशियल टेरिटोरियल क्लेम्स जो नेपाल कर रहा है वो बेसिकली उसका कोई वैलिडेशन तो है नहीं, और वैसे भी नेबरिंग कंट्रीज को बचना चाहिए टू क्लेम अनजस्टिफाइड कार्टोग्राफिक असर्शन। ये जो कार्टोग्राफिक मतलब समझते हो, ये होता है मैप मेकिंग, इसी को कहते हैं कार्टोग्राफिक। तो ज्योग्राफी बैकग्राउंड से आपने अगर पढ़ा होगा तो कार्टोग्राफी, या फिर वैसे भी आप समझ ही रहे होंगे। तो ये हमने देखा, ये हमने बेसिक ओवरव्यू देखा, तो आप देख लो। तो एक ये आपका हल्का फुल्का बॉर्डर डिस्प्यूट कभी कभी उठ पड़ता है दोनों देश के बीच, हालांकि कुछ सालों में ये ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिला था। इससे पहले उतनी ज़्यादा एग्रेसिवनेस हमें इस इश्यू को लेकर दोनों देश के बीच नहीं देखने को मिली थी। तो ये हम देखते हैं। साथ ही साथ और भी अगर हम इश्यूज या फिर आपके कोर कंसर्न्स देखें तो आपको ही पता होगा कि एक तो चाइना का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है नेपाल में, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट का जो न्यूज आपका हाईलाइट होकर आया था। तो ऐसे करके हम देखने वाले हैं, और हम डिस्प्यूट को भी समझेंगे कि व्हाट इज़ द बॉर्डर डिस्प्यूट। जैसे आपका रिवर काली है ना, तो रिवर काली के ओरिजिन को ही लेकर ये आपका बॉर्डर विवाद बनता है, तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इंडिया नेपाल टाइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंडिया नेपाल टाइज की, तो वही है डीप सोशल, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक टाइज हम लोग शेयर करते हैं और लंबे समय से। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक टाइज की, तो नेपाल का डोमिनेंट ट्रेड पार्टनर रहा है इंडिया, एंड जो भी ट्रेड होता है नेपाल के साथ उसमें से 60 to 65% जो ट्रेड है वो आपका इंडिया के साथ होता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पर हमने आपको मैप में दिखाया है, यहाँ पर देखिए है ना, लैंडलॉक। लैंडलॉक मतलब क्या है? कोई भी समुद्र की एसेसिबिलिटी नहीं है ना। तो यहाँ देखिए पूरा लैंडलॉक्ड है, कोई भी समुद्र की एसेसिबिलिटी नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, नेपाल को अगर बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है या फिर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो अल्टीमेटली उसको या तो रेल रोड रूट चाहिए, या फिर उसको सी रूट चाहिए, या फिर एयर रूट। लेकिन आपको ही पता है ट्रेड में एयर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, साथ ही साथ रोड रेल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, रोड रेल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? बिकॉज एक तो कॉस्ट ज़्यादा लगेंगे अगर आप ज़्यादा दूर रोडवे से या रेलवे से प्रोडक्ट को भेजोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए रोबस्ट कनेक्टिविटी चाहिए। जितने भी देश हैं, चाहे वो आपके यूरोप को ले लो या फिर आपका यूरेशिया को ले लो, तो उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी तो है नहीं। तो इसीलिए आपका क्या हो जाता है, सी रूट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत काफ़ी एक यूँ कह सकते हो कि सिग्निफिकेंट लोकेशन पर है जहाँ पर उसे लैंड रूट की भी एसेसिबिलिटी है और सी रूट की भी एसेसिबिलिटी है। तब नेपाल और इंडिया दोनों फ्रेंड्स हैं एक्चुअली। तो फिर जो भी नेपाल अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करे या फिर एक्सपोर्ट करे, तो भारत के सी पोर्ट पर डिपेंडेंट है ना। ये ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना चाहिए। तो देख लो, डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर द एक्सेस टू सी, ये बात भी है। तो ये पॉइंट आप लिख भी सकते हो इकोनॉमिक रिलेशन में, अच्छा पॉइंट है ये। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नेपाल में जो इंडियन फर्म्स हैं यानी कि इंडियन कंपनीज हैं वो बिगेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, और लगभग आपका 40% ऑफ द टोटल फॉरेन अप्रूव्ड एफडीआई आपका इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। समझ में आ रहा है? 40%। एफडीआई मतलब आपको भी पता होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि
जो भी दूसरे देश के कंपनीज या इन्वेस्टर्स दूसरे देश में पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं फॉर द प्रोजेक्ट्स फॉर कंपनी, तो उसको हम एफडीआई कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो 150 ऑपरेटिंग इंडियन वेंचर्स नेपाल में मौजूद हैं और बहुत सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब है। उसके बाद पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ओपन बॉर्डर्स। ओपन बॉर्डर्स का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली अगर आपको नेपाल से इंडिया आना है या फिर इंडिया से नेपाल जाना है, इसलिए आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग फ्रॉम इंडिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द आइज़ नेपाल जाते हैं। ऑल्सो बहुत सारे जो नेपाली सिटीजन है वो इंडिया आते हैं फॉर बिजनेसेस, ठीक है। तो ये भी आप देखते होंगे। तो ये भी पॉलिटिकल रिलेशंस एक तो ये हो गया, साथ ही साथ ये भी है कि दोनों देश मेंबर्स हैं सार्क के और बीमस्टेक के। आप हमें बताओ सार्क और बीमस्टेक में कौन कौन से मेंबर्स हैं और साथ ही साथ कौन कौन से आपके मेंबर्स हैं जो दोनों के मेंबर हैं, यानी कि सार्क के और बीमस्टेक दोनों के। उसके बाद सोशल रिलेशन की बात करें तो दोनों देश क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं, जैसे आपका फैमिलियर टाइज है जिसको कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता। उसके बाद वाटर रिसोर्सेस भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जो नेपाल है वो हिमालयन रीजन में लाई करता है, आपको पता है। और हिमालयन रीजन से बहुत सारे रिवर्स नेपाल से होकर इंडिया की तरफ आती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो लगभग 250 स्मॉल एंड लार्ज रिवर्स हैं जो नेपाल से इंडिया फ्लो होकर आती हैं। तो जाहिर सी बात है ये सब आपके गंगे रिवर यानी कि जो गंगा रिवर है उनकी ही ट्रिब्यूटरीज हैं और उनमें ही आके मर्ज हो जाती हैं। तो वाटर सिक्योरिटी बनी रहे, साथ ही साथ जो भी वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे और डिस्प्यूट ना हो, इसको लेकर 3 टियर बायलेटरल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश भी की गई थी 2008 में टू डिस्कस ऑल द इश्यूज, जहाँ पर कॉपरेशन किए जा सकते हैं वाटर रिसोर्सेज को लेकर या फिर हाइड्रो पावर को लेकर। क्योंकि जो वाटर है खासकर जो हिमालयन वाटर्स हैं उसमें वाटर का मल्टीपल यूज हो सकता है। एक तो बिजली पैदा करने के लिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपका वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो या फिर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हो। तो ये बातें। उसके बाद अगर हम बात करें कल्चरल, तो कल्चरल के मामले में तो आपको ही पता है जो इंडिया और नेपाल है दोनों हिंदुज़म और बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज शेयर करते हैं। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो आपको ही पता है नेपाल लुम्बिनी, ठीक है। और ये है, और दोनों देश के गवर्नमेंट ने शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज पर भी फोकस किया है एंड सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स ये भी साइन की है, जिसमें आपका देख लो जनकपुर और अयोध्या को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, काठमांडू टू वाराणसी एंड लुम्बिनी टू बोध गया। अब लुम्बिनी टू बोध गया फेमस है आपका बुद्धिज़्म के लिए, ठीक है। बोध गया में आपका ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को, लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। और जनकपुर की बात करें तो माँ सीता का बर्थ प्लेस है, आपको ही पता है, ठीक है। तो जनकपुर नेपाल में और अयोध्या यूपी में, और काठमांडू एंड वाराणसी। साथ ही साथ इंडिया 2 हेरिटेज प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट कर रहा है, जिसमें आपका पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड भंडारखल गार्डन रिस्टोरेशन इन पटन दरबार। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ये जरूर याद रखना सिस्टर सिटी एग्रीमेंट, ठीक है। आप हमें बताओ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। हमने तो एग्जाम्पल आपको बताया, आप बताओ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट क्या होता है कमेंट सेक्शन में। तो ये सब बातें हो गई। उसके बाद डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो डिफेंस कोऑपरेशन यूँ कहो कि एक्सरसाइजेज 2 देशों के बीच होती है, इंडिया नेपाल के बीच, जैसे सूर्य किरण आपने देखा होगा, सुना भी होगा सूर्य किरण। और साथ ही साथ इक्विपमेंट्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है इंडिया की तरफ से टू द नेपालीज आर्मी टू असिस्ट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द नेपालीज आर्मी। ये बातें हैं। तो डिफेंस कोऑपरेशन में एक एंगल आप देख सकते हो कि एक्सरसाइजेज, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्रोवाइड्स इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग टू द नेपालीज आर्मी। ये बातें हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आपको ही पता है कि नेपाल में फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक जैसे सिचुएशंस आते रहती हैं,
और जो आपका 2015 में ही शायद डिजास्टर आई थी, अर्थक्वेक आया था, और नेपाल को भारत ने काफ़ी मदद भी पहुंचाई भी थी, रिहेबिलिटेशन या फिर आपका जो भी आपका पोस्ट डिजास्टर सिनेरियो बना था। तो दोनों देश बिम्स्टेक के माध्यम से भी डिजास्टर रिस्पॉन्स कलेक्टिवली हैंडल करने का प्रयास करते हैं, जैसे इंडिया का जो असिस्टेंस रहा 2015 में। एंड उसके बाद रीजनल इंटीग्रेशन ग्रुपिंग बना बना के, जैसे आपका BBIN के बारे में हमने देखा, हमने आपको बोला था कि BBIN इन चारों देशों के लिए यूज हो सकता है, आपका भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। ठीक है, साथ ही साथ बिम्स्टेक है, सार्क है, एंड इनसे आपका रीजनल कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगा, रीजनल इंटीग्रेशन भी होगा, क्योंकि ये सब जब ग्रुपिंग होती है तो लेट से हो सकता है भविष्य में बिम्स्टेक के बीच FTA साइन हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव होंगे, इकोनॉमिक रिलेशंस इंप्रूव होंगे, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, क्योंकि ट्रेड और कनेक्टिविटी का काफ़ी गहरा रिश्ता होता है, आपको ही पता होना चाहिए। कनेक्टिविटी नहीं तो ट्रेड नहीं। ठीक है, ये बात भी है, और इसलिए कनेक्टिविटी पर बूस्ट किया जाता है इन रीजनल कंट्रीज के द्वारा। तो वैसे भी यहाँ पर नेपाल लैंडलॉक कंट्री है और इंडिया पर डिपेंडेंट है, ये हमने डिस्कस भी किया। और साथ ही साथ रेल कनेक्टिविटी को भी इस्टेब्लिश करने का प्रॉपर प्रयास किया जाता है अलॉन्ग विथ इनलैंड वाटरवेज इन नेपाल, ताकि नेपाल को कनेक्ट किया जाए इंडियन ओशन से, अलॉन्ग विथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अलॉन्ग द बॉर्डर, अभी जो हाल फिलहाल में इस्टेब्लिश की गई है बीरगंज एंड विराट नगर में। तो इससे क्या होता है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट्स अगर इस्टेब्लिश होते हैं तो जो ट्रेड और ट्रांजिट में आसानी होती है, डिले नहीं होता है, अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी तो होती है। ये हमने देखा। तो होप ये ओवरऑल आपको कंटेक्स्ट पता चल गया होगा इंडिया और नेपाल के टाइज के बीच। और यहाँ पर आपका इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, वाटर रिसोर्सेस, और हमेशा ध्यान रखना जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे दो देशों के बीच और हमने लिया नेपाल का नाम, तो क्या क्या उसकी मैप बन जानी चाहिए आपको कि हाँ चलो इकोनॉमिक रिलेशन में ये आएगा, इन्वेस्टमेंट में ये आएगा, ठीक है, पॉलिटिकल में ये आएगा, साथ ही साथ आपका वाटर रिसोर्सेज तो आएगा ही आएगा, अलॉन्ग विथ कल्चरल रिलेशंस, ना ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अलॉन्ग विथ डिफेंस कॉपरेशन, तो डिफेंस कॉपरेशन में एक दो पॉइंट हमने बताया। तो ये सब थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स और पॉइंट्स और कीवर्ड्स याद रखने, ताकि चीज़ें आपको आसान लगे। हालांकि क्वेश्चन की बात करें प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो लंबे समय से क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशन को लेकर। और इतना ही नहीं, जो आपके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके नेबरिंग बायलेटरल रिलेशन है, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ बायलेटरल रिलेशन, उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछना कम किया है। ठीक है, नॉन नेबरिंग बायलेटरल रिलेशन पर पूछे जाते हैं, जैसे USA का साथ हो गया, या फिर आपका जापान के साथ हो गया, या फिर आपके ग्रुपिंग्स पर क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूछे नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, डिस्प्यूटेड रीजन क्या है, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, तो वैसे भी आपको मदद मिलेगी। अब चलते हैं इंडिया नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर। अब ये डिस्प्यूट फिर से रीइमर्ज क्यों हुई थी, बिकॉज मई 2020 में इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इनेगुरेट किया था एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को, जो कि 80 किलोमीटर लॉन्ग रोड था हिमालयाज में, जो कनेक्ट करेगा चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है ना वहाँ को, लिपुलेख पास, लिपुलेख पास। इसको मैप से आप अच्छे से समझिएगा, जो हम अभी दिखाएंगे। यहाँ पर देखो आप, है ना, लिपुलेख पास। तो बेसिकली इंडिया ने जो प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया था वो यहाँ से यहाँ तक को कनेक्ट करता है। तो बेसिकली इस पर नेपाल ने, यूँ कह सकते हो कि अपोजिट रिस्पॉन्स जताया था और प्रोटेस्ट किया था इस प्रोजेक्ट को लेकर, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी की थी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत उन्होंने नेपाल के मैप को अमेंड करने का प्रयास किया, और इसमें वो शोकेज करने के प्रयास किए कि जो काला पानी, लिम्पियोधुरा और लिपु लेक जो रीजन है आपका उत्तराखंड का, विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, उसको अपने टेरिटरी में दिखाया था। समझ में आया?
यहाँ पर आप देखो, है ना, ये तीनों आपके, इसके क्रोनोलॉजी याद रखना, ईस्ट टू वेस्ट। तो आपका वेस्ट में लिम्पियोधुरा है, उसके बाद काला पानी है, और ये लिपू लेक है ना, लिम्पियोधुरा, काला पानी और लिपू लेक। तो इसको उन्होंने अपने टेरिटरी में दिखाने का प्रयास किया था आफ्टर द प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड बाय इंडिया। तो इससे क्या निकल कर आता है कि भाई साहब, नेपाल कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा, यूँ कह सकते हो कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट के मामले को उखाड़ने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स के अगर हम व्यूज़ की बात करें, हम जानेंगे कि आखिरकार ये डिस्प्यूट का रीजन क्या है, उसको हम देखेंगे थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले हम इस मुद्दे को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सी राजा मोहन, आपको ही पता है कि एक इम्पोर्टेंट एडिटर है और ये आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ है इनकी। तो उन्होंने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को आइडेंटिफाई किया एज मियरली ए सिम्टम ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि नेपाल में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, जिसके कारण आपके जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रही है। अब ये स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब इनडायरेक्टली समझो कि जो चाइना का प्रभाव है वो धीरे धीरे वहाँ बढ़ता दिख रहा है। उसके बाद जो दिनेश भट्टाराई हैं, यानी कि नेपाली डिप्लोमेट, उनका कहना है कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है लुक्स माइनर बट अलाउइंग इट टू फेस्टर इज लाइकली टू शो द सीड्स ऑफ इमेंस कंपटीशन एंड इंटेंस राइवलरी, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है राइवलरी हो जाए दो देशों के बीच, इंटेंस कंपटीशन हो दो देशों के बीच। ठीक है, और इसके फार रीचिंग जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, बिकॉज मैंने डिस्कस भी किया था कि जो डिस्प्यूट्स अगर होते हैं दो देशों के बीच तो इसका इम्प्लीकेशन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सब होता है। उसके बाद और भी हैं, आप देख लेना। अब चलते हैं थोड़ा सा बॉर्डर्स के हिस्ट्री और प्रेजेंट के बीच में। तो अभी पहली बात तो ये याद रखना कि दोनों देश के बीच ओपन बॉर्डर्स है, ये तो हमने बताया। अप्रोक्स 1800 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल ओपन बॉर्डर शेयर होती है। एंड ये आपका जो ओपन बॉर्डर है वो इट इज़ अंडर द बायलैटरल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। तो ये जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट निकल कर आता है, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा हिस्टोरिकली। तो 1816 में आपका ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था नेपाल और इंडिया के बीच में। उस समय तो इंडिया आपका ब्रिटिश के अधीन था, ये भी आपको पता होगा। और बॉर्डर डिमार्केट की गई थी पहली बार इंडिया और नेपाल के बीच में। तो बेसिकली इसी में ये बात कही गई थी सेक्शन 5 ऑफ द ट्रीटी के अंतर्गत कि जो आपका नेपाल है ना, नेपाल की जो क्लेम है ऑफ द रीजन वेस्ट ऑफ काली रिवर, उसको रिनाउंस करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। यूं कह सकते हो कि जो काली रिवर फ्लो करती है आपका नेपाल से इंडिया की तरफ, तो जो वेस्टर्न रीजन होगा जो काली रिवर के वेस्ट में लाई करेगा वो बेसिकली इंडिया का पार्ट हो जाएगा, और बाकी जो ईस्टर्न रीजन होगा वो बेसिकली नेपाल की टेरिटरी होगी। ये आपका इस ट्रीटी ऑफ सुगौली के अंतर्गत बोला गया था, इसको हम और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो भारत जो है काला पानी, भारत जो है रिवर काली का जो ओरिजिन है वो यहाँ से मानता है, काला पानी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो काली रिवर के वेस्ट में जो रीजन है, चाहे वो ओलंपियादुरा हो या फिर आपका काला पानी हो, वो सब भारत का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन नेपाल क्या क्लेम करता है, नेपाल क्लेम करता है कि भाई साहब ये जो आपका काली रिवर का ओरिजिन है ना वो यहाँ है ही नहीं, ये लिम्पियाधुरा में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिम्पियाधुरा में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे जो रीजन है वो नेपाल में लाई करते हैं, नेपाल के पार्ट है। समझ में आया? तो एक प्रकार से रिवर के ओरिजिन को लेकर आपका ये डिस्प्यूट निकल कर आ गया। ठीक है, तो भारत का क्या मानना है कि जो आपका काला पानी रीजन है वहीं से आपका ये रिवर ओरिजिनेट होता है। इसलिए जो आपका ट्रीटी ऑफ सुगौली है जिसमें ये बोला गया था कि जो ईस्ट ऑफ काली रिवर वाला रीजन होगा वो नेपाल का होगा, और वेस्ट में नेपाल अपने रीजन को क्लेम करेगा नहीं। ठीक है, क्लेम नहीं करेगा।
तो ये बातें निकल कर आती। तो हमने समझा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, दो द एरियाज ऑफ काला पानी, लिम्पियादुरा एंड लिपुलेक लाइज इन द वेस्ट ऑफ रिवर काली। इंडिया हैज हिस्टोरिकली कंट्रोल द रीजन एंड, ये बात है। उसके बाद यहाँ पर आप एक मैप और देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, है ना। तो ये जो आपका लिपू लेक है, मतलब ये जो आपका काला पानी है, ये ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन यानी कि तीन देशों की बॉर्डर सीमा यहाँ मिलती है। काला पानी रीजन काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहली बात तो ये कि तीन देशों की आपकी जो बॉर्डर सीमा है वहाँ मिलती है। कौन कौन से हो गए? इंडिया, नेपाल और चाइना, ठीक है। मतलब ये तीन हो गए। और जो डिस्प्यूट है आपका लिपू लेक, लिम्पियोधुरा, काला पानी रीजन को लेकर होता है। यहाँ पर आप देखिए 1816 में द सुगौली ट्रीटी साइंड बाय नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया आइडेंटिफाइड काली रिवर एज नेपाल्स बाउंड्री विथ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेपाल क्लेम करता है कि जो लिम्पियोधुरा से रिवर का ऑरिजिन होता है, इसीलिए ये सारे के सारे जो डिस्प्यूटेड रीजन है वो उनके टेरिटरी में आते हैं। लेकिन इंडिया का साफ साफ कहना है कि भाई साहब ये जो रिवर काली है वो काला पानी यानी कि जो हमने बात किया यहाँ से ओरिजिनेट होता है, और अल्टीमेटली जो काला पानी है वो इंडिया के टेरिटरी में आता है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस इश्यू, और ये बॉर्डर इश्यू आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद यूँ कहो कि इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करने का प्रयास भी किया। जैसे 1981 में दोनों देश ने इंडिया नेपाल बॉर्डर ज्वाइंट टेक्निकल कमिटी सेटअप करने की बात की टू रीडिमार्केट द बॉर्डर पिलर्स। उसके बाद इंडिया नेपाल ज्वाइंट बॉर्डर इंस्पेक्शन मैकेनिज्म भी इनेग्रेट करने का प्रयास किया गया था। और भी बहुत सारे हैं, अलॉन्ग विथ नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड मतलब यूँ कह सकते हो कि इस जगह को खाली रखो, ठीक है। और अभी काला पानी बॉर्डर को प्रॉपरली डिमार्केट नहीं हुआ है। अन्य इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो एक तो ट्रेड इश्यूज़, ये कह सकते हो कि ट्रेड काफ़ी ज़्यादा डीपर नहीं है दोनों देश के बीच, ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा कि जो ट्रेड रिलेशन है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड किया जाए। साथ ही साथ ट्रस्ट डेफिसिट यानी कि विश्वास ना होना, ठीक है। और एक प्रकार से शक की भावना होना कि हाँ, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू लाइक दैट, है ना, कि हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते, दिस लाइक, ये बातें हो गई। जैसे एक एग्जांपल भी दिया जाता है कि 2015 में नेपाल ब्लॉकेड हुआ था, है ना। ब्लॉकेड मतलब नाकाबंदी। तो उसके कारण नेपाल की जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस में चली गई थी, और नेपाल जो है इस क्राइसिस का जिम्मेदार भारत को ठहराता है, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जैसे आरोप लगाए जाते हैं नेपाल की तरफ से कि इंडियन मीडिया जो है वो सेंसेशनलाइज्ड रिपोर्टिंग करता है नेपाल को लेकर, ठीक है। साथ ही साथ अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस लगाए जाते हैं। अलोंग विथ ये भी आप देख सकते हो, एक इशू आई थी नेपाल बॉर्डर पुलिस फेटली शूटिंग एन इंडियन मैन। तो इन सब के कारण आपका टेंशन्स बढ़ जाते हैं। अलोंग विथ प्रोजेक्ट कंप्लीशन में डिले, फाइनेंसेस टाइमली अवेलेबल ना होना, है ना। साथ ही साथ एमओयूज तो लेट से कि साइन कर दी गई है फॉर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, लेकिन पता चला कि फंड ही नहीं आ रहे हैं या फिर काम ही नहीं हो रहा है, तो इसके कारण भी ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नेपाल, ये भी है। कुछ रिसेंट ईयर्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली थी, लाइक डिसॉल्विंग द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कंट्रोवर्शियल मैनर में, ठीक है। उसके बाद ये तो आपको ही पता है, अब इधर इंडिया है, इधर चाइना है, इधर बीच में नेपाल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है चाइनीज़ फुटप्रिंट भी बढ़ती देखने को मिल रही है। चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, जैसे 2019 में चाइना अप्रोक्स 40% ऑफ द न्यू एफडीआई जो नेपाल में आए हैं वो चाइनीज़ एफडीआई रहे। यानी कि 2019 में जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए हैं 40% आपका चाइनीज़ एफडीआई रहे, ठीक है। तो ये बातें हैं। अलॉन्ग विथ कनेक्टिविटी की बात करें
तो नेपाल ने एक्चुअली 2017 में ही BRI रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया, जो कि चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से चाइना जो है वो कनेक्ट करना चाहता है लैंड एंड सी रूट के माध्यम से पूरे यूरेशिया को, ठीक है। और यूरेशिया की बात करते हैं तो मतलब होता है यूरोप एंड एशिया। और साथ ही साथ चाइना जो है नेपाल में ट्रांस हिमालयन रेलवे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, जो तिब्बत को नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू से कनेक्ट करेगा। अब सोचो कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक चैलेंज है ये, क्योंकि मान के चलो इनडायरेक्टली तो चाइना का प्रेजेंस इंडिया के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा इस रेलवे लाइन से। तो ये एग्ज़ाम्पल ध्यान रखना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल कहीं ना कहीं आपको यूज़ हो जाएंगे अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो इंटरनेशनल रिलेशन में, खासकर नेपाल या फिर आपका चाइना को एस्पेक्ट में ध्यान में रखकर। ट्रांस हिमालयन रेलवे कनेक्टिंग तिब्बत टू नेपाल अलॉन्ग विथ BRI का पार्ट है नेपाल, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो लगभग लगभग हमारे सारे जो नेबरिंग कंट्रीज है ना वो सार्क के हिस्से हैं। जैसे श्रीलंका भी आपका सार्क के हिस्से नहीं, मतलब BRI के हिस्से है। जैसे श्रीलंका की भी बात कर लो, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद चाइना और नेपाल ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रॉक रॉक कनेक्टिंग तिब्बत एंड काठमांडू। उसके बाद देख सकते हो इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। चाइना जो है इंटरफेरेंस कर रहा है नेपाल के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। जैसे आपका जो रिसेंट पॉलिटिकल क्राइसिस नेपाल में हमें देखने को मिला था, वहाँ पर जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, एक ही तो पार्टी वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसके एक डेलीगेशन नेपाल में 4 दिन के दौरे पर आए थे और एक मीडिएटर के रूप में, है ना, मध्यस्थता करने वाले को मीडिएटर कहते हैं। और उन्होंने मीडिएटर के माध्यम से जो दो फैक्शन या फिर नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है जो दो भागों में बट गई थी, उसमें एक प्रकार से समझौता करवाने का प्रयास किया था। तो क्या हो रहा है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी चाइना इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद देख लो न्यू जियो पॉलिटिकल ग्रेट गेम। यूँ कह सकते हो कि धीरे धीरे जो पार्टनरशिप है नेपाल और चाइना की वो एलिवेट होते नज़र आ रही है। जैसे जब शी जिनपिंग विजिट किया था रिसेंटली नेपाल में, तो जो रिलेशंस हैं दोनों देश के बीच, वो पहले क्या थे, कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑफ कॉपरेशन वाले रिलेशन, और उसको इम्प्रूव करके स्ट्रेटेजिक पार्टनर में बदल दिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनर मतलब समझते होगे कि हाँ अगर कोई थ्रेट सब भी आया तो अब भी हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्राडिशन। ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्राडिशन कहने का मतलब ये है कि लेट से कि नेपाल का कोई क्रिमिनल्स हो, ठीक है, अब वो क्राइम करके चाइना भाग गया, तब चाइना से उसको नेपाल अगर लाना है तो जाहिर सी बात है वो तो दूसरे की टेरिटरी हो गई। तो इस प्रोसेस को आसान करने के लिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की जाती है। इंडिया ने भी बहुत सारे देशों के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कर रखा है। तो चाइना और नेपाल के बीच ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्राडिशन भी साइन हुई है क्रिमिनल मैटर्स सबको लेकर, एलोंग विथ हिमालयन कोऑर्डिनेटर। इसको आप समझिए, ये जो आपका कोऑर्डिनेटर मीटिंग हुई थी, कोऑर्डिनेटर में आपके चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल, जैसे क्वाड है ना, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, उसी प्रकार से आप देखो कि हिमालयन कोऑर्डिनेटर टर्म काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आ रहा है। इसमें 4 देश, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इन सब की मीटिंग हुई थी। और ये भी क्या हाईलाइट कर रहा है कि चाइना का जो अटेम्प्ट है टू कंटेन इंडिया एंड साउथ एशिया, उसको एफेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। एलोंग विथ डिफेंस कॉपरेशन आप देख सकते हो, यानी कि नेपाल और चाइना के बीच डिफेंस कॉपरेशन भी देखने को मिल रही है। जैसे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जाती हैं, 2017 में भी की गई, 2018 में भी की गई। एंड ऑल्सो जो PLA है यानी कि चाइनीज़ आर्मी, उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने का प्रयास किया नेपाली आर्मी को ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो ये बातें हो गई, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज, हैंस
यहाँ तक हमने डिस्कस किया, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब आपका ये भी जो टॉपिक है वो ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा है नहीं, तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स सी, ये वैसे उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 1947 ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट ऑन गुरखा सोल्जर्स, इसको समझने की कोशिश करो। जब ब्रिटिश के कंट्रोल में इंडिया था, तो अल्टीमेटली ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बहुत सारे लोकेशन से फोर्सेस सेलेक्ट किए जाते थे। तो वन ऑफ द रेजिमेंट्स वाज गोरखा रेजिमेंट्स। अब ये जो गोरखा रेजिमेंट्स थे, इसको कहाँ से रिक्रूट किया जाता था? नेपाल से, ठीक है, नेपाल रीजन से, बिकॉज ये आपके इथनिकली नेपाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी भी माना जाता है। तो बेसिकली ये जो आपका इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और ब्रिटिश ने भारत को लीव किया, तो अल्टीमेटली 1947 में एक प्रकार से ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। ट्रिपार्टाइट यानी कि तीन पार्टी, जिसमें आपका नेपाल भी है और इंडिया भी है और आपका ब्रिटेन भी है, ठीक है। और अभी कंटेक्स्ट यही है कि इस एग्रीमेंट को रिव्यू करने का बात चल रहा है, ठीक है। और ये जो आपका एग्रीमेंट है ना, वो किस मुद्दे पर है? तो बेसिकली गुरखा सोल्जर्स के रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट को लेकर के है। क्योंकि अभी क्या है कि आप देखते होंगे, जो आपके इंडियन मिलिट्री रेजिमेंट्स हैं उसमें आपके गुरखा रेजिमेंट भी आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश की आर्मी यानी कि यूके में, उनकी आर्मी में भी गुरखा रेजिमेंट्स आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है। यही तो एग्रीमेंट की खास बात है। तो ये जो आपके गुरखा बटालियन है, इसको पहली बार रेज किया गया था कब? आपका अप्रैल 24 1815 में, ठीक है। अब जब इंडिया को आज़ादी मिली, तो ये सब रेजिमेंट्स भी डिवाइड हुए थे ब्रिटिश और इंडियन आर्मीज के बीच इस एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, नवंबर 1947 में। और इसमें क्या है कि भारत में गुरखा रेजिमेंट्स वर्क करते हैं, ठीक है। अप्रोक्स अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की सोर्स की बात करें तो लगभग 30,000 जो नेपाली सिटीजन्स है वो गुरखा रेजिमेंट्स में रिक्रूटेड है, ठीक है। और अगर हम बात करें ब्रिटिश की आर्मी में, तो लगभग आपका गुरखा 3% ऑफ ब्रिटिश आर्मी को कंप्राइज करता है। और 2015 में ये 2 साल हो चुके हैं इसके सर्विंग द ब्रिटेन। कैसे? बिकॉज 1815 में आपका ये फर्स्ट बटालियन रेज की गई थी, तो 1915 और फिर 2015, है कि नहीं? तो ये बातें हैं। तो इश्यू क्या है, क्यों रिवाइज करने की बात बोली जा रही है? बिकॉज जो गुरखा के जो आपके आर्मीज हैं, तो उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रिटिश जो है वो आपका डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज अपनाता है गोरखाज के रेम्युनरेशन या बेनिफिट को देने को लेकर, ठीक है। तो वही बात है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वही डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर्स होने चाहिए। वैसे तो ये अच्छा पॉइंट है, याद रखना है कि दोनों देश ने लगभग 97% ऑफ द बॉर्डर्स को डिमार्केट कर लिया है क्लियरली, एंड जो बचे हुए हैं उसको भी आपको डिमार्केट कर लेना चाहिए न्यू बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से। उसके बाद ज्वाइंट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो, यानी कि दोनों देश जो है बॉर्डर एरियाज के लोग मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं ताकि सिक्योरिटी मेंटेन हो। अलॉन्ग विथ इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस वही है इकोनॉमिक कॉपरेशंस हो, डिपेंड हो अलॉन्ग विथ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, अलॉन्ग विथ फुल फ्लेज्ड इंगेजमेंट। तो इंडिया जो है वो आप नेपाल से फुल्ली इंगेज करे एट ऑल लेवल एंड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, बिकॉज चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। एंड पीपल टू पीपल टैच, वैसे तो कल्चरल टैच काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पीपल टू पीपल टैच और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया नेपाल के मुद्दे को लेकर, ठीक है। तो हमने ओवरऑल इंडिया और नेपाल के रिलेशन को डिस्कस कर लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको भी दिख रहा होगा। बस आपको ध्यान रखना है डिस्प्यूट
के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए आप ध्यान रख सकते हो, ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिम्पियादुरा, काला पानी और जो आपके लिपुल लेक है। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है। अलॉन्ग विथ अभी तक तो ये देखा गया है कि क्वेश्चंस मेंस में नेबरहुड रिलेशंस को लेकर नहीं पूछ रहे हैं। चाइना को लेकर अगर पूछा जाएगा, क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रही है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्लासेस जो आपने देखा। ठीक है, तो वो बातें हैं, तो उस पर हम फोकस करेंगे अच्छे से। यहाँ से तो उतना ज़्यादा कोई स्कोप नहीं लगता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो आपको ही पता है अफगानिस्तान एक प्रकार से वैसे तो इंडिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, काफ़ी थोड़ा सा। लेकिन अफगानिस्तान में सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ रिजीम चेंज का। रिजीम चेंज में कौन आ गया आपका, है ना, तालिबान आ गया। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये अफगानिस्तान इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि इस पर भी क्वेश्चन किस एंगल से पूछे जाते हैं हमें ये देखना पड़ेगा, और इसी से आप लिंक कर सकते हो जो हम क्वेश्चन 1 देख रहे हैं, 2013 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स जो अफगानिस्तान में तैनात की गई थी, तो उसको विदड्रॉ करने का डिसीजन 2014 में किया गया था। तो इसका मेजर सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं फॉर कंट्रीज सराउंडिंग द अफगानिस्तान। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि क्या या कौन सा चैलेंजेस भारत फेस कर रहा है और कैसे भारत अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकता है। यह है 2013 का क्वेश्चन। अब लेकिन हम इसको लिंक करते हैं 2021 20, यानी कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने ओवरटेक किया। तो आप देख सकते हो कैसे पूछ सकता है कि जब तालिबान ने ओवरटेक किया और यूएस ने विड्रॉल किया फ्रॉम अफगानिस्तान, तो भारत पर क्या चैलेंजेस मंडरा रहे हैं और साथ ही साथ भारत कैसे सेफगार्ड कर सकता है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को। तो चैलेंजेस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपका तालिबान है, भारत वैसे भी तालिबान पर भरोसा नहीं करता है, और अगर रिलेशंस अच्छे नहीं रहे तो फिर टेररिज्म का मुद्दा, यानी कि ये सब हो सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान और तालिबान के क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल करके भारत में इनसिक्योरिटी पैदा करवा सकता है। समझ में आया? तो ये सब बातें हैं। साथ ही साथ जो भी आपके इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भारत ने की है अफगानिस्तान में, उसका भी या उस पर भी खतरा आ सकता है। ये सब बातें हैं। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, यानी कि ये इस एंगल से आपको सोचना है और भारत क्या क्या स्टेप ले रहा है। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि भारत जो तालिबान के साथ कुछ पॉजिटिव रिलेशंस बना रहा है, क्योंकि भारत को भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि अगर हम आइसोलेटली तालिबान को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो फिर भारत के लिए भी दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान और चाइना जो है वो फ़ायदा उठा लेगा। तो ये सब बातें हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो देख सकते हो अफगानिस्तान हैज़ बीन द सेंटर ऑफ ग्रेट गेम, सेंटर ऑफ ग्रेट एंड ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। इसको समझना जरूरी है। ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर का मतलब समझते हो? यूँ कह सकते हो कि यहाँ पर जिसने भी या फिर जो भी फॉरेन रूलर्स या इन्वेडर्स ने कदम रखा है उसका एक प्रकार से कल्याण हो गया। ठीक है, यानी कि वो अपनी सफलता कभी हासिल नहीं कर पाई। यूएस का एग्जांपल ले लो, कब से अफगानिस्तान में तैनाती करके रखा है या फिर मौजूद है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिल पाई। साथ ही साथ रशिया ने भी एक बार प्रयास किया था, फिर भी उन्हें भी सफलता नहीं मिल पाई। तो इसीलिए कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी कि जो भी बाहर चाहेंगे वो कोलैप्स हो जाते हैं। ये बात है। और साथ ही साथ अफगानिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप समझिए, इसीलिए अफगानिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को आप मैप से समझोगे अच्छे से। यहाँ पर आप देखो, ये आपका अफगानिस्तान का मैप है। ठीक है,
अब देखो ये जो एरो देख रहे हो वो क्या शोकेज कर रहा है कि सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी है, साथ ही साथ यूरोप से भी कनेक्टिविटी अफगानिस्तान की हो सकती है, साथ ही साथ साउथ एशिया से भी कनेक्टिविटी होगी, चाइना से कनेक्टिविटी होगी। तो आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान एक ऐसा लोकेशन है जिसके माध्यम से हम चारों कोने में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चाहे चाइना हो, चाहे आपका यूरोप हो, चाहे आपका सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो सी रूट हो। इसीलिए जो मेजर पावर से उनका इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। अलोंग विद बाकी अदर फैक्टर्स भी है, जैसे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, मिनरल्स सब यहाँ मिलते हैं, वो तो है ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इधर से एसेसिबिलिटी चारों दिशाओं में मिलती है। ठीक है, ये बातें हो गई, तो होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ तक हो गई। उसके बाद देख लो अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है भारत के लिए, बिकॉज डायरेक्टली ये कश्मीर की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। साथ ही साथ पाकिस्तान का अगर ज़्यादा इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में हो जाता है तो वो भी भारत के लिए खतरा है। एलोंग विथ जो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स आपके अफगानिस्तान में है उसको सिक्योर करने के लिए भी अफगानिस्तान में आपका स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है। और साथ ही साथ इंडियाज़ पावर प्रोजेक्शन एज ए मेजर ग्लोबल पावर कौन बन सकता है जो ग्लोबल इश्यूज में इंटरेस्ट ले। अब अगर भारत अफगानिस्तान के मुद्दे को सॉर्ट आउट करवा पाता है या फिर उनके मुद्दे को सॉल्व करने में इन्वॉल्व हो पाता है तो रिप्रेजेंट करेगा एक कि भारत भी हाँ एक ग्लोबल पावर रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल पावर वही होंगे ना जो ग्लोबल इश्यूज में इन्वॉल्व होंगे, उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, वही बात है। तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ अफगानिस्तान फॉर इंडिया, तो एक है आपका जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। तो जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के टर्म में लोकेशन देख लो, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल एशिया नॉर्थ ईस्ट एशिया सबको कनेक्ट करता है हमने देखा। साथ ही साथ जो भी मेजर पावर्स है लाइक रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान, इन सबको ये कनेक्ट करता है। एलोंग विथ सेंटर ऑफ ग्रेट गेम, सेंटर ऑफ ग्रेट गेम यानी कि कोल्ड वार से ही यूएसए चाहता रहा कि अफगानिस्तान में हमारा प्रेजेंस हो, या फिर रशिया चाहता रहे कि अफगानिस्तान में हमारा प्रेजेंस हो, है ना। तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेट गेम, जहाँ पर दो बड़े पावर अपना प्रभाव दिखाते हैं। उसके बाद रीजनल बैलेंस पावर एलोंग विथ इंटरनल सिक्योरिटी, बिकॉज अफगानिस्तान में एक और इशू चलती है, क्या चलती है आपकी, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, है ना। जब से तालिबान आया है, एक रिपोर्ट के अनुसार कि वहाँ पर जो ओपियम कल्टीवेशन है उसका एरिया में एक्सपेंशन आया, प्रोडक्शन में एक्सपेंशन आया। अब जाहिर सी बात है ये सब जो आपके इलिसिट ड्रग सब होते हैं उसको फिर इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जाता है चैनल्स के माध्यम से। तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ पर पीस स्टेबिलिटी होनी जरूरी है, सब बात है। ठीक है, तो जी स्ट्रेटजिक में हमने लोकेशन की बात कर ली, साथ ही साथ ये प्रोक्सिमिटी है टू मेजर पावर्स अलॉन्ग विद सेंटर फॉर ग्रेट रिज। उसके बाद रीजनल बैलेंस ऑफ पावर एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अगर हम बात करें जियो इकोनॉमिक तो वही है, मिनरल वेल्थ है, एनर्जी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी। ठीक है, बिकॉज यूँ कह सकते हो कि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है, और लेट्स से कि हमारा रिलेशन अफगानिस्तान के साथ अच्छा होता है तो जाहिर सी बात हम सेंट्रल एशिया में पहुंच सकते हैं। ठीक है, और तापी पाइपलाइन के बारे में आपने सुना होगा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, इंडिया बेसिकली, है ना। यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये जो आपका अभी हाल फिलहाल में न्यूज भी आया था कि टॉक्स चल रहे हैं फिर से तापी पाइपलाइन को फास्ट ट्रैक करने के लिए। अलॉन्ग विथ मिनरल वेल्थ आप देख लो, यूएस की जियोलॉजिकल सर्वे बताती है कि यहाँ पर आयरन है, कॉपर है, लगभग $1 ट्रिलियन का, $1 ट्रिलियन, बिलियन नहीं, $1 ट्रिलियन है ना। उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपका हाइड्रोकार्बन्स ऐसा कहा जाता है कि मौजूद है, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो। साथ ही साथ तापी पाइपलाइन के बारे में हमने बोला भी आपको। अलॉन्ग विथ इंडिया अफगानिस्तान डेवलपमेंट पार्टनरशिप, तो इंडिया जो है असिस्टेंट देता रहा है
साथ ही साथ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करता रहा है अफगानिस्तान में। और जो भी है, या जो भी डेवलपमेंटल पार्टनरशिप इंडिया और अफगानिस्तान के बीच हुई है, उसको हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस दिए जाते हैं, और ये सब प्रोजेक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये रिसेंट है। एंड स्मॉल एंड कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए। उसके बाद आपके एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वाले हो गए, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे हैं, आप इसको देख लेना। ह्यूमैनिटेरियन मतलब क्या, मानवीय सहायता, जहाँ पर आपके फूड ग्रेन सब दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल कंसल्टेशन दिया जाता है। साथ ही साथ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ इन काबुल, इसको क्रिएट किया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। साथ ही साथ 285 मिलिट्री व्हीकल्स अफगान नेशनल आर्मी को दिए गए थे, एम्बुलेंस दिए गए थे, ठीक है। ये सब बातें हैं। एलोंग विथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर शुरू की गई, जरांज टू डेलाराम। ये अफगानिस्तान में 2 रीजन है, और इसको कनेक्ट करने के लिए जरान दिलाराम रोड प्रोजेक्ट्स भी कंस्टिट्यूट की गई थी, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर सके फ्रॉम अफगानिस्तान टू ईरानियन बॉर्डर और वाइस वर्सा टू द चाबहार पोर्ट। और इसको कंप्लीट हो चुका है, चाबहार पोर्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन, जिसके तहत एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो सके। इसके बाद सलमा डैम पावर, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। उसके बाद अफगानिस्तान पार्लियामेंट भारत की मदद से क्रिएट की गई। आपको बस ये ध्यान रखना है कि भारत के कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहाँ पर है, ताकि आप आंसर राइटिंग में कर सको, ठीक है। तो एक तो आपका जरंज टू डेलाराम रोड हाईवे याद रखना, ट्रांसमिशन लाइन, और सलमा डैम प्रॉपर एंड अफगान पार्लियामेंट। एंड अगर हम बात करें स्मॉल एंड कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, तो जैसे देख लो आपके 84 स्मॉल प्रोजेक्ट्स अभी इम्प्लीमेंटेशन के कगार पर है। और साथ ही साथ कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट में मतलब लोगों का विकास किया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। एलोंग विथ एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में आप देख लो स्टडीज फॉर अफगान स्टूडेंट, जैसे 500 एनुअल लॉन्ग टर्म यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड की जाती है बाय द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए फॉर अफगान स्टूडेंट्स जो इंडिया में पढ़ना चाहते हैं। एलोंग विथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स है, लोकल गवर्नेंस है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब रीसेंट इवेंट्स पर हम चर्चा करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये रीसेंट इवेंट। तो पहली बात तो यही कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है अफगानिस्तान को, ठीक है। तो यूएस जो है आपका वहाँ से विद्रोह कर लिया, यूएस के फोर्सेस से वहाँ से विद्रोह कर लिए थे, तो उसके बाद तालिबान का कब्जा हो गया। अब चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि विद्रॉल हुआ है, तो चैलेंजेज है। एक तो पोस्ट यूएस विद्रॉल, यानी कि यूएस जब विद्रॉल कर लिया तो क्या क्या चैलेंजेज है। एक तो राइज इन टेररिज्म हो सकता है, ठीक है। एलोंग विथ पाकिस्तान का प्रभाव अफगानिस्तान में ज़्यादा होगा, बिकॉज तालिबान के साथ क्लोज रिश्ता है उनका, और इससे भारत पर गहरा असर पड़ सकता है। ये बातें हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें अदर चैलेंजेज की, एक तो सिक्योरिटी को लेकर ले लो, क्योंकि हो सकता है अफगानिस्तान में रेडिकलाइजेशन सब ज़्यादा हो। साथ ही साथ ट्रांसनेशनल टेररिज्म यानी कि टेररिज्म को स्प्रेड करना टू अदर नेशन, वो भी देखने को मिल सकती है। और उसका स्पिल ओवर इफेक्ट कश्मीर पर भी देखने को मिल सकता है। एलोंग विथ हब ऑफ ओपियम ट्रेड एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ओपियम ट्रेड यानी कि ओपियम जो आपका, मैंने आपको बताया भी था कि उसकी जो इलीगल कल्टीवेशन है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है आजकल अफगानिस्तान में, और इलीगली वो इंडिया में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एलोंग विथ ट्रेड, ट्रेड यही है कि पाकिस्तान ने, आपको पता है, इंडिया को मना कर दिया था जब अफ़गानिस्तान में एक्सेस करने के लिए, या फिर अफ़गानिस्तान में जो भी है कनेक्टिविटी को लेकर। तो भारत ने चाबहार पोर्ट ईरान में, ईरान की मदद से कंस्ट्रक्ट करवाई थी। तो अभी क्या है,
जब रिजीम चेंज हुआ है, तो यहाँ पर आप सिंपली समझिए कि जैसे हमने चाबहार पोर्ट कंस्ट्रक्ट करवाया था ईरान में, तो इसका मकसद क्या था कि जब पाकिस्तान ने एक प्रकार से भारत को मना कर दिया था अफगानिस्तान को एक्सेस करने से वाया रोड ट्रांसपोर्ट, तो फिर हमने ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान को एक्सेस करने का प्रयास किया था बाय डेवलपिंग चाबहार पोर्ट। तो अब क्या होगा, तालिबान रिजीम के बाद जो भी ट्रेड है वो आपके कराची और ग्वादर से ज़्यादा होते हैं, या फिर यूँ कहो पाकिस्तान से ज़्यादा होते हैं। तो इंडियन इन्वेस्टमेंट जो चाबहार पोर्ट में की गई थी टू सरकमवेंट पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो इकोनॉमिक टाइज है उसको कम करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अनवायबल हो जाएगा, अलॉन्ग विथ कनेक्टिविटी। एंड कनेक्टिविटी वाले में भी समझ लीजिए आप, डायरेक्ट कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के साथ तो भारत का नहीं ही है, और उसी के लिए तो आपका चाबहार पोर्ट बनाया गया था ईरान में, ताकि हम अफगानिस्तान को एक्सेस कर सके। लेकिन अभी क्या है कि यूएस और ईरान के टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसके कारण ईरान का जो क्लोजनेस है चाइना के साथ वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इससे हमारे इन्वेस्टमेंट पर भी असर होगा। उसके बाद पाकिस्तान फैक्टर, ये तो हमने बताया ही। कैसे? क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान में कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा गहरे रिलेशंस हैं। तो पाकिस्तान कैन रिक्रूट तालिबान फाइटर्स फॉर डीस्टेबलाइजिंग कश्मीर पोस्ट यूएसए विद्रॉल, ये बातें हैं। एंड पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंडशिप विद चाइना एलोंग विद अफगानिस्तान को BRI यानी कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में इंक्लूड करना, वो इंडिया के रोल को मार्जिनलाइज कर देगा, कम कर देगा इंडिया के इन्फ्लुएंस को अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये दिक्कतें हैं। उसके बाद रशिया एंड चाइना दोनों का जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बढ़ रहा है, और यूँ कह सकते हो कि एक एक्सिस बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, चाइना पाकिस्तान ईरान और रशिया एक तरफ, और इंडिया US या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो एक तरफ। ठीक है, एंड रशिया भी धीरे धीरे अपना प्रभाव यूरेशिया में बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और अफगानिस्तान में ये जो आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है वो एक मौका भी देता है। उसके बाद चाइना की बात कर लो, तो चाइना भी बेनिफिट करने का प्रयास कर रहा है इस इश्यू के कारण। और चाइना के लिए एक तो मिनरल वेल्थ एक एस्पेक्ट है कि अफगानिस्तान से हमें मिनरल एस्पेक्ट हासिल हो जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके माध्यम से वो इंडियन ओशन में भी एसेस करेगा विदाउट टोटली डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। अलॉन्ग विथ इंस्टीट्यूशनल वीकनेस ले लो, न्यू ग्रेट गेम, एक तरफ US इंडिया अफगानिस्तान और एक तरफ होगा पाकिस्तान चाइना रशिया। यानी कि यूँ कह सकते हो कि US और इंडिया की एक सिमिलर अप्रोच है पॉलिसी अफगानिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान चाइना रशिया की एक सिमिलर अप्रोच आपको अफगानिस्तान को लेकर देखने को मिलेगी। उसके बाद एथनिक टेंशन इन अफगानिस्तान along with India's relation with तालिबान गवर्नमेंट। अब इसको आपको समझना पड़ेगा, इंडियाज रिलेशन विद तालिबान गवर्नमेंट की बात करें तो शुरुआत से ही भारत तालिबान को पसंद नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे में जो रिलेशंस है वो तालिबान के साथ उतने ज़्यादा डीपली हुए नहीं, लेकिन अब भारत भी समझ रहा है कि भाई साहब अगर ऐसा ही रहा तो फिर जो चाइना और पाकिस्तान है वो इसका फ़ायदा उठा लेगा, और भारत को फिर स्ट्रेटजिकली एंड सिक्योरिटी पर्पज से दिक्कत हो सकती है। इसीलिए रिलेशंस को अब धीरे धीरे भारत एक्सटेंड कर रहा है तालिबान के साथ। ठीक है, ये बातें हैं। और ह्यूमन राइट्स की भी इश्यू आती है, भारत के लिए चिंता है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन सब देखने को मिल सकते हैं, और वुमेन एंड माइनॉरिटी राइट्स पर भी असर देखने को मिल सकता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नेचर के देखने को मिलते हैं। तो ये बातें हैं।
तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंडिया का पोजीशन शिफ्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पहले भारत की जो पॉलिसी या अप्रोच रही है तालिबान को लेकर वो डिफरेंट रही है, और तालिबान को भारत उतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं दिया है, लेकिन धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। आप हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर सीरीज, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।